Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have read about the major means of transportation कि हमारे यहाँ महत्वपूर्ण साधन कौन से हैं यातायात के। उसके बाद हमने शुरुआत की था फर्स्ट वन द रोडवेज से। रोडवेज के अंदर हमने अलग अलग प्रकार के रोड देखे थे कि किस प्रकार के रोड बनाए गए। ये देखा था कि रोडवेज के बेनिफिट क्या है अगर एज कम्पेयर टू रेलवे से कंपेयर करें तो रोडवेज के बेनिफिट्स क्या हैं, कितने प्रकार के रोड हैं जिसमें हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बाद विलेज और रूरल रोड्स, इन सब के बारे में पढ़ा। बॉर्डर रोड्स, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन थे। अब हमारे पास नेक्स्ट है रेलवेज। अगर हम रेलवेज की बात करें, इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर इंडियन गवर्नमेंट। नाउ हमारी भारत ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो रेवेन्यू का महत्वपूर्ण सोर्स है। इट इज यूज्ड फॉर बोथ द फ्रेट एंड पैसेंजर। मालगाड़ा जिसको बोलते हैं, जैसे मालगाड़ियां चलती हैं, आप भी देखते हैं आपके साथ लगता हुआ ट्रैक है कि मालगाड़ियां चलती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। हमारे यहाँ गुड्स वगैरह की सप्लाई होती है, रॉ मटेरियल की सप्लाई होती है इंडस्ट्रीज तक। उसके साथ पैसेंजर ट्रेन भी चलती है जिसके अंदर हम मूव करते हैं एक जगह दूसरी जगह में जहाँ जाना होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल होती हैं। हमारे पास काफी संख्या में इसका डेवलपमेंट किया गया और पिछले 150 साल में इट इंटीग्रेटेड इंडिया की भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वहां तक हमने रेलवे का विस्तार किया है। हमारे अगर पहली ट्रेन की बात करें तो कब चली? 1853 में। कहां से कहां तक? ये अगर हम बात करें तो मुंबई से ठाणे, ये हमारे यहाँ महत्वपूर्ण जो ट्रेन चलाई 1853 में चलाई गई थी। लगभग 32 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा। 1853 में पहली रेलवे चलाई गई। व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 1853। तो ये हमारा रेलवे, इसके अंदर हमने काफी कुछ डेवलपमेंट किया। लोकोमोटिव इंजन की संख्या बढ़ाई है, फ्रेट जो हमारे पास वैगन है उनकी संख्या बढ़ाई है, पैसेंजर व्हीकल्स की संख्या भी हमने बढ़ाई है, इसका विस्तार किया है। लेकिन इस रेलवे का विस्तार किस पर डिपेंड करता है? डिफरेंट फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वहां प्रशासनिक तौर पर कितना आसान है उस जगह को एडमिनिस्ट्रेट करना, उसके साथ साथ वहां का भौगोलिक क्षेत्र किस प्रकार का है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसके अनुसार हमने डिवाइड कर दिया कि रेलवेज का विस्तार कहां, किस प्रकार, किस एरिया में डेवलपमेंट किया गया। अब सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें प्लेन्स के बारे में, तो रेलवे का सबसे ज्यादा विस्तार प्लेन्स में हुआ जहां पॉपुलेशन भी ज्यादा है, यानी मूवमेंट, पैसेंजर जो ट्रेन है उनका मूवमेंट जरूरी था लोगों के दूसरी जगह जाने के लिए। दूसरा, या इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप की जा सकती हैं तो यहाँ उसके लिए भी कॉमर्शियल पर्पज से भी रेलवे का जरूरत थी। और आसान है रेलवे का निर्माण करना क्योंकि प्लेन एरिया है, समतल जगह, तो वहां आसान है। वहां के ऑब्स्टेकल की बात करें, बाधा की बात करें रेलवे अगर विस्तार में, तो उसमें बात करें तो वी हैव मेनी रिवर्स इन दीज एरियाज। नॉर्थर्न प्लेन्स उसके अंदर रिवर्स बहुत सारी हैं। वी हैव टू मेक ब्रिजेस ऑन देम टू पास द ट्रेन्स, की हमारा पुल वगैरह बनाना है कि ऑब्स्टेकल का काम करता है। बाकी सबसे अच्छी कंडीशंस मिलती है हमारे यहाँ रेलवे के विस्तार की प्लेन्स में। अगर हम बात करें हिली एरियाज की, तो हिली एरिया जो प्लेट्यूज वाला इलाका है, जो पठारी इलाका है, तो उसके अंदर रेलवे का विस्तार किया जा सकता है क्योंकि वहां हाइट एज कंपेयर टू हिमालयस कम है। तो वहां अगर ट्रेन की हमें वी हैव टू ले डाउन द ट्रैक्स, अगर रेलवे ट्रैक बिछाने तो लो हिल्स, या तो जो पहाड़ियां जो की जिनकी हाइट कम है, और टनल्स, या फिर वहां नीचे सुरंग निकाल दी जाए, या और द गैप्स बिटवीन द माउंटेन रेंज और द डिफरेंट माउंटेन्स के बीच में जो गैप उससे निकाली जा सकती है। और ऐसा प्रयास किया गया है, बढ़ाई गई है रेलवे। हालांकि हम कंपेयर करें जो हमारी उसके बाद हिमालयन रीजन की, तो वहां थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हाइट ज्यादा है। अब उसके साथ साथ फिर अगर हम बात करें रेलवे के विस्तार में परेशानी क्या आती है, तो राजस्थान का जो सैंडी डेजर्ट है जहां मिट्टी ज्यादा है, मरुस्थलीय इलाका ज्यादा है। स्वाम्पी एरिया ऑफ गुजरात का वो इलाका जहां दलदल ज्यादा है, यानी जहां सिंक, डूब सकते हैं हमारे ट्रैक। फॉरेस्ट रीजन ऑफ उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसका जो जंगल ज्यादा है, गहरे वन है, उनके अंदर हमारे यहाँ रेलवे के विस्तार में समस्याएं आती हैं। इसमें रेलवे के विस्तार में हमने पहले देखा फिजियोग्राफिक तो है ही, भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखते हैं कि हिमालय रीजन में एक तो वैसी मुश्किल है बनाना, दूसरा इकोनॉमिक तौर पर अपॉर्चुनिटीज कम है, न तो रिसोर्सेज है वहां इतने, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो कि, और न ही वहां पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, अगर वहां के एरियाज के बारे में, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये जो एरिया है यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, तो स्कोप कम है, इस वजह से यहाँ डेवलपमेंट ज्यादा नहीं किया गया। हालांकि हमारे रेलवे का विस्तार किया गया है। अगर हम देखो स्वाम्पी एरियाज की बात करें, माउंटेन एरियाज की बात करें, तो वेस्टर्न घाट्स का जो इलाका उस टाइम हमने कोंकण रेलवे को डेवलप किया और उसने आसान बना दिया और वहां इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के रास्ते खोल दिए। अब हमारे पास
अगर इसके अलावा बात करें रेलवेज की तो कुछ समस्याएं और भी आती हैं रेलवे में। रेलवे की समस्याओं की बात करें, समस्याएं की कौन सी आती हैं? सबसे कॉमन जो हमारे सामने तो हम देखते हैं, पैसेंजर जो ट्रेन चलती हैं उसमें बहुत सारे लोग विदाउट टिकट ट्रेवल करते हैं। एक लॉस है, जबकि इतना ज्यादा फेयर नहीं लगता। उसके साथ साथ वी डैमेज द प्रॉपर्टी ऑफ रेलवेज। हम ट्रेन में बैठे हैं, उसके जो भी चीजें उनको तोड़ फोड़ करते हैं उसके साथ नुकसान करते हैं। वी पुल चेन विदाउट एनी रीजन, बिना किसी रीजन के हम चेन पुलिंग करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट द होल सिस्टम इज इफेक्टेड, पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके साथ अगर नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो पाइपलाइन ये महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ ज्यादातर लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने में, और हमारी ऑयल रिफाइनरीज तो जगह जगह डेवलप हो पाई हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा डेवलपमेंट में काम किया तो पाइपलाइंस ने काम किया, जिसके द्वारा हम दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट आसान कर सकते हैं हमारे लिक्विड का। इसमें सबसे बड़ा पेट्रोलियम का, हमारी सबसे पुरानी पेट्रोलियम अगर हमारे पास सोर्सेज की बात है, रिफाइनरी की बात है, कौन सी है? आसाम में डिगबोई। अब हमने उसी से पेट्रोलियम को आगे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। हमने पाइपलाइन का ट्रांसपोर्टेशन का महत्वपूर्ण साधन है, आधुनिक है। इसमें असम से कानपुर तक पाइपलाइन बिछाएगी, जहां आसानी से कानपुर भी ऑयल रिफाइनरी लगा दी गई। उसके बाद ये महत्वपूर्ण हमारे ऑयल रिफाइनरीज हैं, जिनको हमने 3 है, असम से कानपुर। उसके बाद दूसरी है सलाया, सलाया गुजरात टू जालंधर, जालंधर पंजाब तक। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जिसकी की लेंथ लगभग 3,500 किलोमीटर, 3,200 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है, ये है एचवीजे। एचवीजे मतलब हजीरा, गुजरात से लेके विजयपुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक। ये हमारे 3 महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। इसमें लिक्विड के साथ साथ एक चीज और, हम सॉलिड को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग स्लरी। अब स्लरी क्या है कि हमारे सॉलिड पार्टिकल्स जिनकी की विड्थ ज्यादा नहीं हो, ज्यादा भारी, ज्यादा बड़े ना हो, उनको पानी की फोर्स के साथ, पानी के साथ मिक्स करके पाइपलाइन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर हम मान लो ट्रक वगैरह है या इनके अंदर जब लेके आते हैं तो इसमें जो ट्रांसशिपमेंट लॉसेज है, बीच बीच में यहां से वहां लोडिंग अनलोडिंग होती है, इसमें बहुत सारा ऐसा है कि अभी लॉसेज होते हैं। तो पाइपलाइन में कंस्ट्रक्शन महंगी पड़ती है शुरुआत की। इंट्रोडक्शन ऑफ पाइपलाइन इज स्लाइटली expensive, but when we run continuously then the cost is lower down। उसके बाद हमारे लिए आसान हो जाता है और सबसे सुगम है हमारे, जिसकी वजह से हमारे दूर दराज के इलाकों में भी, जैसे पानीपत जैसी जगह है, जैसे आपने कानपुर की बात की, तो जो दूर दराज के इलाके हैं जो कि नजदीक नहीं लगते, कहीं भी हमारे यहाँ पेट्रोलियम जहां से मिलता है, जो नेचुरल रिसोर्स है उनके पास से, तो वहां तक रिफाइनरी असंभव किस वजह से पाई, चाहे मथुरा है, चाहे कानपुर है, चाहे पानीपत है, तो वो केवल इन पाइपलाइन की वजह से संभव हो पाया। तो ये हमारा अब पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में एक अलग और आधुनिक हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू नो अबाउट आवर वाटरवेज, देन आफ्टर एयरवेज। थैंक यू एंड